घड़ी में शाम के 6:45 बज रहे थे और तब सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला दिया कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की रिमांड में जाना होगा। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आएंगे, जिसके लिए उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़े थे, लेकिन वो जेल से बाहर आके घर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे सीबीआई की कस्टडी में। जज ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले का क्या मजमून है, क्यों ये उनको दोहरा झटका है, इस पे सारी बातचीत के लिए निखिल हमारे साथी हैं जो प्रोसीडिंग पे नज़र बनाए हुए थे। निखिल, थोड़ा सा इस खबर के बारे में बताइए कि 3 दिन की जो रिमांड दी गई है, सीबीआई ने क्या मांगा था, क्या मिला? सीबीआई ने तो 5 दिन की रिमांड मांगी थी और उनको मिली है 3 दिन की रिमांड। और ये दर्शक देख ही रहे हैं, आज 26 जून की तारीख है। 25 जून को रात को, मतलब हम ऑफिस से निकलने में थे कि अब बैग वैग समेट के आदमी घर जाएगा, उतने देर में ब्रेकिंग आएगी, केजरीवाल अरेस्ट। और हमको भी लगा कि यार हो सकता है अब ज़्यादा थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी खबर आई। लेकिन बहुत जल्दी उसका स्पष्टीकरण भी आया कि अरविंद के, क्योंकि ये था कि कल फैसला आया दिल्ली उच्च न्यायालय का कि जो अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिली थी राउज एवेन्यू कोर्ट से, जो स्पेशल जज न्याय बिंदु का फैसला था, उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। और उसके लिए हाई कोर्ट ने अपने कारण दिए कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड और इस तरह की चीज़ें उसमें थी। तो इससे यह तय हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल को बेल यहाँ नहीं मिलेगी। अब आप याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अब इस बात का उनको बहुत बेनिफिट मिलता है कि वो जोग्राफिकली दिल्ली में है। तो दिल्ली में आपके पास हर स्तर की कोर्ट में जाने का अभिनव ऑप्शन है, तो आप पैरेलल केस चला सकते हो। तो एक जो सबसे जो निचली अदालत होगी वहाँ पे आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर दीजिए। हायर जो हाई कोर्ट है वहाँ पे आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कहीं आपने एक और बेल याचिका गई थी जब अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना था 2 जून को माफ़ कीजिए, तो उन्होंने एक मेडिकल बेल के लिए लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में भी एक बेल की एप्लीकेशन लगी थी जिसको आज वापस ले लिया गया। उन्होंने अनेक तरह से आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं अलग अलग स्तरों की कोर्ट पे। तो जब ईडी के मामले में ये देख लिया गया कि निचली अदालत से बेल मिली, हाई कोर्ट से स्टे हुआ, अब इससे पूर्व में मतलब जिस तरह से हमने अरविंद केजरीवाल के मयार के नेताओं को अरेस्ट होते हुए देखा है और उन्हें राहत मिलने न मिलने के इंसिडेंट्स को हमने देखा है, तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार बात चेंज होती है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को भी उनके सदस्यता के मामले में राहत मिल गई थी। तो एक नैरेटिव चल रहा था कि ठीक है दिल्ली हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि बेल की याचिका लगी थी, कोर्ट ने कहा था एक बार हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाए उसके बाद हम विचार करेंगे। तो बट ये उम्मीद लगा रहे थे आम आदमी पार्टी के समर्थक और शुभचिंतक कि ठीक है हाई कोर्ट का जो फैसला रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है अपना काम हो जाए। तो सब आशान्वित हैं। उतने में खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल को एक दूसरी एजेंसी ने अरेस्ट कर लिया है। ईडी का केस अलग है, सीबीआई का केस अलग है। मेरा सवाल यही था कि थोड़ा हमारे दर्शकों के आसानी के लिए ये थोड़ा समझा दीजिए कि एक ही आरोप है कथित शराब घोटाले का। ईडी और सीबीआई दो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं, दोनों अलग अलग किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या आरोप है? देखिए अभिनव, केस तो बहुत छोटे में ये है कि जो दिल्ली की नई शराब नीति थी, एक्साइज पॉलिसी, जो अब वापस ली जा चुकी है, उसके अंदर भ्रष्टाचार का और घूसखोरी का इल्ज़ाम है। और ये तो दिल्ली के जो एलजी हैं उनके रेफरेंस पे एक इंक्वायरी हुई और उसके बाद में फिर अनुशंसा हुई, जांच की, और फिर एजेंसियों ने जांच शुरू की। तो अब एक जो सादा केस जिसको हम कच्ची भाषा में कहेंगे, वो क्या बना इसमें, भ्रष्टाचार का और घूसखोरी का, कि आपने पैसा खाया, और भ्रष्टाचार माने आपने एक भ्रष्ट नीति का निर्माण किया आप एक संवैधानिक पद पर बैठते हुए। तो उसकी जाँच सीबीआई कर रही है। और ईडी ने इसमें एक दूसरा एंगल निकाला कि इस पूरे भ्रष्टाचार में और नीति के गलत बनने का जो पूरा प्रपंच रचा गया कथित रूप से, इसके अंदर न सिर्फ घूस ली गई बल्कि पैसे को लॉन्डर भी किया गया। वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाला था ईडी ने, हवाला का मामला बना दिया उसको। हाँ, कि मतलब काले से सफ़ेद, कच्ची भाषा में ये कर रहे थे, उसकी जांच ईडी कर रही थी। तो उसी केस में इनको रेगुलर बेल मिली पिछले दिनों। ये 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे, ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया, अंदर रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी कि आप थोड़ा समय ले लीजिए प्रचार के लिए। उसके बाद रिजल्ट के पहले सरेंडर किया, वापस अंदर गए, राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला आया रेगुलर बेल के लिए, और रेगुलर बेल उनको मिल गई। वो केस हाई कोर्ट में जाकर के हो गया स्टे। उम्मीद लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई उम्मीद की राह खुलेगी, लेकिन उससे पहले, आज सुना जाता शायद सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले ये खबर आ गई कि सीबीआई ने पूछताछ करने की मंशा जताई है और वो एक फॉर्मल वारंट भी हासिल करेंगे कोर्ट में जाके। तो इससे तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल को अगर बेल मिलती है
सुप्रीम कोर्ट से। तो ये इसकी एक शक्यता पैदा हो गई कि एक केंद्रीय एजेंसी ने छोड़ा है तो दूसरी केंद्रीय एजेंसी उनको अरेस्ट कर लेगी, जो कि आज हमने देखा भी थी। वो बेल गड़बड़ा जाती, फिर उसका कोई फायदा ना होता। उनको नहीं तो भाई, आपको एक दूसरे केस में मान के चलिए मैं निखिल हूँ, मेरे मुझ पे फ़ोन चुराने का इल्ज़ाम है और क्या नाम फ़ोन से आए पैसे लॉन्डर करने का इल्ज़ाम है, तो पैसा लॉन्डर में मेरे को मिल गया, लेकिन चोरी का तो मुझ पे अभी भी लगा हुआ है इल्ज़ाम। अगर कोई दूसरी एजेंसी आके जांच करती तो उसके लिए मुझे एक और बेल चाहिए। तो इसीलिए मौके का नज़ाकत देखते हुए आम आदमी पार्टी के जो लीगल एडवाइजर्स होंगे उन्होंने भी ये किया। तो जो दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे को आम आदमी पार्टी की ओर से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको उन्होंने प्ली को वापस ले लिया अपने। उन्होंने कहा कि अब ये तीर अभी खर्च नहीं करना ठीक है, क्योंकि अभी तो अपने को दोबारा जाना है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तो रेगुलर बेल आ गई है जो स्टे है। अब सीबीआई का केस, सीबीआई जैसा हमने पहले बताया भ्रष्टाचार। अब इन दो केस के चरित्र में कहाँ फ़र्क है वो हम देख लेते हैं। ईडी एक बहुत ताकतवर कानून है और उसके अंदर एजेंसी के पास बहुत गुंजाइश होती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। पीएमएलए एक्ट बहुत मजबूत है, बहुत सख्त है। उसके अंदर मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, मतलब निखिल को साबित करना पड़ेगा कि मैंने कुछ नहीं किया टू सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट, और वैसी स्थिति के अंदर मतलब बेल आती है, जो बहुत मुश्किल होता है। और आमतौर पे बाकी मामलों में आप तब तक निर्दोष होते हो जब तक आपके ऊपर जब तक एजेंसी ने दोषी आपको साबित नहीं ना, कोर्ट की नज़र में आप यहाँ आपको खुद से निर्दोष, मतलब आसान भाषा में आप समझेंगे कि जो सीबीआई है वो आपराधिक पहलू की जांच करेगी, वो ये जांच करेगी कि कितना बड़ा घोटाला है। ईडी जो जांच कर रही है वो आर्थिक पहलू की जांच कर रही है, वो जांच कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो उनका आरोप है, और उसमें जो हवाला के पैसे का इस्तेमाल और जो उनके चेन को, मनी चेन की बात करते हैं उसको लेकर के। अब कहानी ये है कि भाई ईडी से तो, ईडी के मामले में तो जेल में थे ही, अब सीबीआई ने भी इनको अपने कस्टडी में लिया है। 29 जून को अब कोर्ट में दोबारा पेश करना है, और उससे पहले जो सीबीआई है, मेरी समझ ये कहती है कि सीबीआई पूछताछ करेगी, जो सबूत होंगे वो सामने रख करके उसको क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करेगी, और बहुत हद तक ये भी संभव है कि जो सह आरोपी हैं उनसे आमना सामना कराया जाए। ये संभावना है, लेकिन दोनों केसेस के क्योंकि नेचर अलग है और दोनों कानून अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ईडी के पास में ये कहने का फ्रीडम था कोर्ट के अंदर कि अरविंद केजरीवाल, ठीक है, ईडी का दावा तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पे नई शराब नीति आई, एमएसआर ने उनका नाम लिया, है ना, और उनके एडवाइज़र्स के मतलब उन्होंने किसी को कहा तब 100 करोड़ रुपए लिए गए, उनके होटल का बिल दिया गया, जो कि अभी कोर्ट में स्थापित और साबित होना बाकी है। ईडी कहती है कि हमारे पास मनी ट्रेल है, लेकिन अभी वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट में स्थापित होना बाकी है। ईडी के पास एक तुरुप का इक्का वो बचा हुआ था कि ठीक है, बाकी सारी बातें आप एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आरोपी है इस केस में और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, इसीलिए वो इस पूरे मतलब ये जो एक पूरा तंत्र बनाया गया घूसखोरी करने के लिए और पैसा लॉन्डर करने के लिए, उसके किंगपिन हो गए अरविंद केजरीवाल। ये ईडी का इल्ज़ाम है। तो उस जिम्मेदारी से ईडी उनके ऊपर उसके उस हिसाब से पीएमएलए काम भी करता है कि अगर मेरे नीचे के लोग काम कर रहे हैं तो मुझे पकड़ के ले जा सकते हैं। करप्शन बिल्कुल इस तरह एग्जैक्टली इस तरह से काम नहीं करता। जो मनी ट्रेल वाली शर्त है वो यहाँ ज़्यादा काम करेगी। सीबीआई के ऊपर सीबीआई ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी इस चीज़ को लेकर के कि अगर वो अरविंद केजरीवाल को एक आरोपी ही बनाना चाहते हैं और वो भी ईडी की तरह मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस किंग पिन, तो उनको तो डायरेक्टली दिखाना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल के पास पैसा गया, डायरेक्ट उनको रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि ये जो हो रहा था उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं, और ये सीबीआई के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। अच्छा, सीबीआई आज ये भी हुआ था जब खबर ये चलने लग गई टीवी चैनलों पे कि अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पे मढ़ दिया, तो उसको लेकर के बहुत एग्रेसिवली आम आदमी पार्टी ने काउंटर किया, और इवन अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि भाई इस तरीके की हेडलाइन मैनेजमेंट की जा रही। तो वहाँ पे एक वक्त के लिए सीबीआई बैकफुट पे भी आई, और सीबीआई के वकील को ये कहना पड़ा कि हम फैक्ट पे काम करते हैं, हम सोर्स, हमारे कोई सोर्स नहीं जो खबर देते हैं, टीवी चैनलों पे सोर्सेस के मुताबिक खबर चली। देखिए, ये बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि लीगल मामलों की रिपोर्टिंग जिस तरह अब लाइव रिपोर्टिंग चलती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में ना हो, या जज साहिबान कभी कभी टिप्पणी करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप, उस तरह की बातें। उतना माइन्यूट रिपोर्टिंग होती है और उसके अंदर से आदमी हेडलाइन लगा के चलाता है। आम आदमी पार्टी ने इसको बिल्कुल समय रहते इस चीज़ को पकड़ लिया कि अगर जिस तरह से सीबीआई ने आज अपना रिमांड एप्लीकेशन में जिस तरह जिरह की है, अगर वो बातें उस तरह से रिपोर्ट हो जाती हैं या उसके कुछ हिस्से रिपोर्ट हो जाते हैं, दो बातें हैं। एक, एडवाइज़र को लेके वो कहते हैं कि नहीं, ये तो आतिशी को रिपोर्ट कर रहे थे और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट कर रहे थे, मुझे रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो एक जगह उधर चला गया और दूसरी जगह मनीष सिसोदिया का नाम। अब आप
कहने वाला इसको ऐसे भी कह सकता है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने तो आतिशी का नाम लगा दिया जो आईसीयू में है, और अरविंद केजरीवाल ने तो मनीष सिसोदिया का नाम लगा दिया। अच्छा, बीच में निखिल ने एक इसको पकड़ लिया उन्होंने, हाँ। आम आदमी पार्टी, और उन्होंने जो ट्विटर पे चल रहा था उसको पकड़ा, और उन्होंने कोर्ट के अंदर मेंशन किया अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कि सर ये आप देखिए यहाँ जिरह चल रही है और बाहर क्या रिपोर्टिंग हो रही है, इस तरह से तो आप कोई भी खबर प्लान करवाइएगा। और मतलब क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने बार बार ये कहा है, ईडी के केस में भी और सीबीआई के केस में भी उन्होंने कहा कि आप बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बात मत, लेकिन भाई अरविंद केजरीवाल तो एक पॉलिटिकल एंटाइटी ही है, वो एक पार्टी के संयोजक हैं और वो एक मुख्यमंत्री, वो पोजीशन ही पॉलिटिकल है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके पॉलिटिकल फॉलआउट से हम कैसे बच सकते हैं, या जिन बातों के राजनीतिक निहितार्थ हैं उनको हम क्यों नहीं कहेंगे। ये अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, ये ईडी के केस में भी उन्होंने कहा था कि हम तो हैं ही पॉलिटिकल एंटाइटी और हमें इन सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। इसीलिए उन्होंने आज कोर्ट में भी कहा, और फिर जो आप कह रहे हैं कि एक्नॉलेज करना पड़ा कोर्ट के अंदर भी कि देखिए हम प्रेस किस तरह रिपोर्ट करता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे एक वो जो सूत्र वाला जो जो तरीका है उसको एक तरह से आम आदमी पार्टी ने काउंटर करने की कोशिश की है। अच्छा, बीच में निखिल ने एक नाम लिया था एमएसआर, मुगंटा श्रीनिवास रेड्डी है जो आंध्र प्रदेश की ओंगल सीट है शायद, वहाँ से वो 5 बार के सांसद हैं। एक ज़माने में वो कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर एक ज़माने में वो फिर पार्टी बदल के वाईएसआरसीपी में आ गए, फिर सांसद बने, और अब टीडीपी से सांसद हैं जो एनडीए का जो है हिस्सा है। और उन्हीं के बेटे की गवाही पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इन्होंने भी नाम लिया था। फिर वो मुलाकात के बाद उठाई जाती है कि मार्च में मुलाकात हुई और तमाम चीज़ें। कुल मिला के कहानी ये है कि सीबीआई ने जो है अब रिमांड पे लिया है, और ईडी के बाद देखिए, पहले जब ये केस रजिस्टर हुआ था 17 अगस्त 2022 को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी इस मामले की, तब जो किंगपिन था, किंगपिन माने जो केस का मुख्य आरोपी, उसमें ईडी ने और सीबीआई ने जो पहली एफआईआर दर्ज की थी उसमें मनीष सिसोदिया को बताया था। लेकिन 19 मई 2023 को जो है 1 साल के बाद इसमें केजरीवाल का नाम जुड़ा, और कोर्ट में ईडी ने एक बार कहा भी कि ये किंगपिन है। तो अब आज जब इनको रिमांड पे दिया कोर्ट ने, तब कोर्ट के जो विशेष जज हैं अमिताभ रावत, उन्होंने क्या कहा भेजते हुए रिमांड पे? अभी हमें ये देखना है कि जब वो जजमेंट की कॉपी हमारे सामने आती है कि उन्होंने क्या कहा, तो हमें विस्तार से पता चलेगा कि कोर्ट की क्या ओपिनियन थी, उन्होंने रिमांड को क्यों ज़रूरी माना। और कुछ देखा है, क्योंकि सीबीआई ने तो 5 दिन की रिमांड कही थी, इनको 3 दिन की मिली है। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि अब स्टेक्स बहुत बढ़ गए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए भी और सीबीआई के लिए भी, क्योंकि दोनों एक कदम आगे आ गए हैं। हमें ये समझना है कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से एक विक्ट्री स्कोर कर ली थी जब ईडी के केस में उन्हें रेगुलर बेल मिल गई थी। अभी तक के ये हमने कम देखा कि ईडी के किसी मामले में, इसीलिए तो बहुत हतप्रभ करने वाली खबर थी ना, ईडी के केसेस में इतनी जमानत मिल गई। इसमें लोअर कोर्ट से अगर आपको, और देखिए रेगुलर बेल बहुत मजबूत होती है, क्योंकि आपको ये बेल देना वैसे लोअर कोर्ट का ही काम है, ऊपर की अदालतें उस पर टिप्पणी करती हैं कि आप इसको ऐसे डिसाइड कीजिए या वैसे कीजिए, या कभी उस जजमेंट को गलत पाया जाए तो फिर ऊपरी अदालतें उसको ये करती हैं। तो अरविंद केजरीवाल को वहाँ से एक बार रेगुलर बेल मिल चुकी है। अभी उनके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है कि ईडी की बेल पे जो हाई कोर्ट का स्टे है उसे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अभी, क्योंकि उन्होंने प्ली वापस ली है। अब आ गया सीबीआई का केस। सीबीआई ने इन्होंने लिया तो है रिमांड पे, लेकिन सीबीआई को उनको कस्टडी में रखने के लिए ईडी से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और ईडी से ज़्यादा अकाट्य सबूतों को पेश करना पड़ेगा, या बहुत अच्छे से केस को अंदर आर्ग्यू करना पड़ेगा। अरेस्ट सीबीआई चाहे पिछले साल कर सकती थी जब केस आया था। आपको किसी एक व्यक्ति पे अगर डाउट है कि भाई निखिल ने किया, आप उसको अरेस्ट कीजिए, एजेंसी के पास पावर होता है। लेकिन क्या आप अरेस्ट को फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा और न्यायालय को ये बताना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का जेल में रहना क्यों ज़रूरी है या हमारी कस्टडी में रहना क्यों ज़रूरी है। और इसमें ये सारी चीज़ें सीबीआई को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि फ़्लाइट रिस्क है क्या ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति जांच में सहयोग कर रहा है क्या, समन पे ये व्यक्ति पहुंचेगा क्या, रीच वीच का, इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान रखा जाता है, जिस मामले में बहुत सारी चीज़ें कहने को रहेंगी अरविंद केजरीवाल के वकीलों के पास। तो इसीलिए वो शायद उन लोगों ने भी ये सोचा होगा कि ठीक है ये एक सेटबैक है, लेकिन इस आने दीजिए रिमांड। अब इसमें सीबीआई के केस में हम ये मान के चलेंगे कि वो बेल एप्लीकेशन ज़रूर देंगे अरविंद केजरीवाल और इसको बहुत अच्छे से आर्ग्यू करेंगे। और जब यहाँ बेल मिल जाएगी फिर बाद में वो खारिज होती नहीं होती है, ऑप्टिक्स की दुनिया में उसका बिल्कुल दूसरा मतलब निकलने लगेगा। फिर बोलेंगे देखिए ईडी वाले केस में भी बेल मिली थी, सीबीआई वाले केस में भी बेल मिली थी। इस तरह से आम आदमी पार्टी प्ले करना चाहेगी और जो विपक्ष है या जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं उनको
इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि फिर ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे। जी। तो ये क्योंकि दिल्ली के अभी विधानसभा चुनाव आने को समय है, थोड़ा अभी टाइम है, 1 साल का समय है और वो देखते देखते बीत जाएगा। देखो रेगुलर बेल के मतलब अगर आपको सिर्फ बेल प्रोसीडिंग की बात, जब तक के मतलब एकदम यूएपीए टाइप का केस ना हो तो तब तक के ये 1 साल का समय पर्याप्त है। जिस तरह के नक्षत्र चल रहे हैं, मतलब देखो जिस तरह ईडी में उनको रेगुलर बेल अंततः मिली, तो अगर वो केसेस को ठीक आर्ग्यू कर पाते हैं तो 1 साल का टाइम काफ़ी है उनके पास में। अगर अरविंद केजरीवाल के पास अपना मतलब खुद को निर्दोष साबित करने के लिए तर्क और सबूत हैं, तो इतने टाइम में वो डिलीवर करना, और केंद्रीय एजेंसियों की यही कोशिश रहेगी कि इसी 1 साल को किसी तरह बिता दिया जाए, क्योंकि यही मतलब मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में यही चल रहा है। अब देखिए वो तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी उनको अपने रडार पे ले रखा है। दूसरी चीज़ है कि हम कोशिश करते हैं कि हिंदी में आपको आसान तरीके से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जो खबर है, खबर का जो मजमून है वो समझाया जा सके। आमतौर पे हिंदी में इतने डिटेल में जानकारी होती नहीं है, तो आप अक्सर देखते होंगे कोर्ट से जुड़ी कोई भी बात होती है तो हम न्यूज़ रूम से बताने की कोशिश करते हैं। ये पूरी बातचीत, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केजरीवाल को 29 जून को सीबीआई को फिर से कोर्ट में पेश करना होगा। हमारी नज़र कोर्ट पर बनी रहेगी और इसके पॉलिटिकल जो आउटकम है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी निखिल को अभी आप सुन रहे थे। शुक्रिया।